अब ठीक है, आवाज आ रही होगी, अब ठीक है, आवाज आ रही होगी। हाँ आवाज आ रही है, थे ठीक है, अब आवाज आ रही होगी। ठीक ठीक, बंद कर लो। ठीक है, कल हम लोग क्या देखे थे सुबह सुबह, मतलब आज जो अच्छा कौन सा क्वेश्चन दिया था? ओके चलो ठीक है, चलो हम लोग ये देखने वाले हैं। हाँ बस आवाज करना बंद कीजिए, ठीक है। ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर, चलो मान लो कि तुम्हारे को, तुम यहाँ पे खड़े हो, सपोज डे तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो एक बात बताओ, ये हमारी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, अर्थ हमारी ओमेगा से घूम रही है इस तरीके से। अरे ऑब्वियस बात, ये सो के थोड़ा सा घूमता है, वो तुम्हें पता है कि इसका जो एक्सिस होता है वो 22.5 से जो भी होता है, लेकिन ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर तुम देखो, अगर एक बात बताओ कि जो फोर्स जो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किधर लगता है? सेंटर की तरफ लगेगा। तो यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मैं ये एंगल को थीटा मान लूं, ये एंगल थीटा मान लूं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके एंगल को को एल्टीट्यूड एंगल शायद इसको बोलते हैं। आई थिंक तुम लोगों को ज्योग्राफी पता होगा, तो तुम लोग इतना जानते हो, को एल्टीट्यूड एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये हमारा अर्थ का रेडियस आ रही है, अच्छा ओमेगा के बारे में बात करें तो ओमेगा क्या होता है? 2π/t, यही होता है ना, 2π/t। तो 2π/t, अच्छा अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है बताओ, एक कितने चक्कर, कितने देर में? 24 घंटा। तो क्या लिखोगे? 24 60 × 60। तो ओमेगा बहुत कम है, देख लो कि कितने से एक सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। इसका ओमेगा बहुत कम होता है। अच्छा अब अगर हम लोग इसका देखें, ध्यान से देखें, तो ये मतलब अगर ये देखो तो ये भी घूम रहा है, हम लोग भी एक तरीके से देखो तो अर्थ के साथ घूम रहे हैं। अब अर्थ इतना, ये समझो कि अर्थ इतना बड़ा है कि हमें वो रोटेशन फील नहीं होता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, हम लोग रुके हुए दिखते हैं। और याद करो, अगर तुम्हें पता होगा कि अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, लेकिन अर्थ क्या रियलिटी में एक इनर्शियल फ्रेम है? अर्थ भी एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है, रोटेट कर रहा है। अच्छा तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसमें अगर फोर्स देखे, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फोर्स देखे तो पहला फोर्स तो इसमें लग रहा है mg, इसका मास, सपोज डेट इसका मास इंटू जी। अच्छा अब ये बताओ कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है? एक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू? बताओ किधर लगेगा? पहला इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ABCD, किधर लगेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इधर लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी बताना? m²। आ जाओ, फॉर्मेलिटी मत करो, इतना ही पता रहे तो पहले ही आ जाते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? m²। अच्छा कौन सा r? ये वाला, क्योंकि ये जो घूम रहा है वो इस वाले सर्कल में घूम रहा है ना भाई, इस वाले सर्कल में घूम रहा है, तो इसका r बताओ कितना हो जाएगा? ये भी r है, ये भी r है, तो ये कितना हो जाएगा? r sin थीटा। अब कई लोगों को वहां पे दिखना बंद हो गया होगा, तो चलो थोड़ा सा हम लोग व्हाइट में भी लिख देते हैं, या तो पता चला चिल्लाना चालू करेंगे, ठीक है। अरे ये वाला कितना है? अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना है असल में? r sin थीटा ही है ना। और ये जो घूम रहा है इसी वाले, तो एक तरीके से देखा तो ये इसी से करके इसी के अबाउट तो घूम रहा है ना, ठीक।
चलो अच्छा, तो अब अगर हम लोग देखें तो इस पे जो नेट फोर्स है, अगर हम लोग बोले नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है, ध्यान से देखो, एक तो फोर्स लगा इधर और एक फोर्स लगा इस तरफ, ठीक है। ये भाई थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया, एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, ठीक, अब ठीक। तो अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, इस पे एक फोर्स लग गया इस तरफ और एक फोर्स लग गया इस तरफ सेंटर की ओर, ये इधर कितना लगा mg और इधर कितना लगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल कितना है बताओ। ठीक है भैया, थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा 180 माइनस कर दो तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 190 प्लस थीटा, ठीक है। नीट वालों को समझ नहीं आया रख लीजिएगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 प्लस थीटा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। असल में देखो जी इफेक्टिव हम लोग निकालना चाहिए कि एक्चुअली में इसमें जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी। तो जी क्या है, एक तरीके से एक्सेलरेशन है, तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा एक तरीके से अगर बोलो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम मान सकते हो कि जी होगी, अरे होगी कि नहीं, इस डायरेक्शन में जी और इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इनटू, अगर पहले निकाल लेते उसके बाद एम से डिवाइड कर दे तो बात एक ही आता, एम तो कटता ही बाद में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बताओ जी इफेक्टिव रोटेशन के कारण वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर समेशन, अरे है कि नहीं है। तो एक बार बताओ इन दोनों का वेक्टर समेशन कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे ना, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2g ओमेगा स्क्वायर, अच्छा साइन थीटा प्लस ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और ये थीटा भी है ना, एक मिनट, हाँ इसका स्क्वायर तो ऐसा ही तो किए हैं, अच्छा ओमेगा स्क्वायर, चलो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इनटू इन दोनों के बीच का एंगल, तो वो लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा कॉस, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा, तो बताओ क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ, मुझे लग रहा है कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको लिखो फिर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं, जल्दी लिखो।
फिगर में कोई भी चीज नहीं दिख रहा है। ये थीटा है, हाँ, तुम ये मान कर चलो तुम यहां पे खड़े हो, तो तुम जो हो गए तुम यहां पे खड़े हो। थीटा को क्या बोलते हैं, लिख लो, को एल्टीट्यूड एंगल। अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर, जो ये क्या हो गया इक्वेटर, और ये बोल दो दो पोल्स को मिलाने वाले लाइन, तो दो पोल्स के साथ जो मिलाने वाले लाइंस के साथ अगर कोई एंगल बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, को एल्टीट्यूड एंगल। तो लिख लेना इसको, थीटा इज कॉल्ड, ये एंगल जो है इसको को एल्टीट्यूड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को एल्टीट्यूड एंगल। अच्छा ये कौन सा होगा, एल्टीट्यूड एंगल होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा को एल्टीट्यूड एंगल क्या होता है, ये नॉर्मली 9th-10th में होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। इसको को एल्टीट्यूड एंगल बोलते हैं। तो थीटा इज को एल्टीट्यूड एंगल। हाँ अब ये थीटा ये को एल्टीट्यूड एंगल है, ठीक है, ये लिख लो। तो जी इफेक्टिव किस तरफ आएगा, मुझे लग रहा है इधर आएगा बीच में, यही आएगा ना, वेक्टर सम ही तो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं इसी चीज को दोबारा पीछे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर मुझे दिक्कत होगी। बताना एक बार क्या था, जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना आया था, एक आदमी बोलो, प्लस यही है इसका होल स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो, ठीक है। चलो अब अच्छे एक बात बताना, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें पता है कि अर्थ का रोटेशन के कारण ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा जी पहले 9 आ रहा था, 9.8 आ रहा था, अब आज सडनली 1 हो जाए, ऐसा थोड़ा होता है, बहुत माइन्यूट चेंज आता है। उसी माइन्यूट चेंज को हम लोग देखने वाले। तो एक बात बताना, ध्यान से सुनना, इन दोनों टर्म्स को देखो, ये ऑब्वियस सी बात बहुत बड़ी टर्म है जी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखो, क्योंकि तुम ध्यान से तुम्हें पता होगा, तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, 2 पाई बाई 24 इंटू 60, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, अरे है कि नहीं है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो उसका भी स्क्वायर ले रखा है हमने, तो कहने के लिए तो तुम क्या करोगे, इसको भी नेगलेक्ट कर दो, इसमें कर दो, तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी नहीं। हमें पता है कि जो रोटेशन के कारण जो जी के वैल्यू में चेंज आता है वो बहुत कम आता है, क्या आता है, बहुत कम आता है। लेकिन हम लोग क्या करने वाले, वही बात बहुत कम को देखने वाले। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली फॉर्मूला तो ये होना चाहिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ध्यान से देखना। अगर तुम्हें पता होगा तो 0.1 लिखा हुआ है, सपोज करो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.0001, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है 0.0001 का स्क्वायर, तो तुम इसको नेगलेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आराम से नेगलेक्ट कर सकते हो। या तुमको ऐसे भी लिखा हुआ है 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, अरे है कि नहीं। अच्छा तो ये देखो उसी तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, जी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है, यही चीज वही लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। अब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, एक ही चीज लिखा हुआ है, ये इसका स्क्वायर है। तो क्या मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो ये समझना जरूरी है इसको नेगलेक्ट क्यों किया गया है। समझ में आया जो मैंने लॉजिक बताया कि एक छोटी क्वांटिटी है प्लस छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अरे ये तो सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसको अब तुम इसको भी इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दो तो आ तो जाएगा जी। तो मैं ये बोल रहा हूं इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं। समझ में आया, ठीक है, तो मैं उसी चीज को नेगलेक्ट कर रहा हूं, जिसको जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब ये समझ में आना चाहिए इसको नेगलेक्ट क्यों किया गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट जी स्क्वायर, इसको हटा दिया तो ये हो गया -2g ओमेगा स्क्वायर r
आर साइन स्क्वायर थीटा। अब लो तुम्हारी शांति मिल गई होगी कि चलो सर साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ठीक है ओके। अब एक बात बताओ इसको थोड़ा सा और हम, ये तो हमारा चल गया दूसरा फॉर्मूला, मतलब ये समझो कि जी इफेक्टिव का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया कब, जब पहला अप्रोक्सीमेशन लिया। तो इसको लिख लो बाय फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जी इफेक्टिव का फॉर्मूला ये आ गया। लेकिन ये चीज जरूर लिखना कि इस चीज को क्यों नेगलेक्ट किया गया, तो समझ में आया क्यों नेगलेक्ट किया गया, तो उस चीज को जरूर लिख लेना। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया जी इफेक्टिव का रोटेशन के कारण। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो लिखो जल्दी लिखो। ठीक है लिख लो जल्दी, बाय फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी गेट दिस। वो लिख लेना, ये जरूर लिख लेना। ठीक है ये एग्जाम्पल के लिए लिख लेना 0.01 प्लस 0.01 इज इक्वल्स टू, इसको डायरेक्टली हम लोग ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 0.01 के बराबर। ठीक है तो लिख लो, तुम्हारे सारे काम कर दिए मैंने। ठीक है अच्छा ये तो पहला अप्रोक्सीमेशन से मुझे पता चला। अब इसको देखो, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और लेते हैं। तो जी इफेक्टिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी को बाहर कर दिया, इसको ऐसे लिखता हूं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की पावर हाफ, यही आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी की पावर हाफ। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा है कि ओमेगा, अच्छा तुम इसको सोच के देखना, ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटी होगी, लेस देन 1 बहुत ज्यादा कम होगी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं g इज इक्वल्स टू जी, तो इसको मैं डायरेक्टली बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूं g माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख लो। ये सोच रहे हो कैसे किए सर, पहले इसको बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर जी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है चलो तो ये लिख लो, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया बाय सेकंड अप्रोक्सीमेशन। मतलब कि हमने जब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया। याद रखना ये 2 बार अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद आया। ठीक है अब कौन सा पूछेगा, देखो सबसे पहला वाला तो रियल फॉर्मूला था, उसके बाद उसमें पहला अप्रोक्सीमेशन लगाया वो वाला, फिर उसमें दूसरा अप्रोक्सीमेशन लगाया तो ये फॉर्मूला। ठीक है ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, याद रखना वेयर थीटा इज द कोएल्टीट्यूड एंगल। याद रखना फिगर कि ये वाला एंगल होता है थीटा, ये वाला एंगल होता है, यहां पे तुम खड़े हो तो इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, क्या आर ही छोड़ दिया क्या, हर जगह छोड़ दिया। अच्छा यहाँ आर ही था ना, अच्छा हाँ आर ही, और यहाँ पे आ जाएगा आर ही, यही आएगा ना। चलो ठीक है देख लेना, कोई चीज मिसिंग ना हो, बाकी मिला लेना अच्छे से। ठीक है तो ये जी इफेक्टिव का फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है तुमसे, या थोड़ा बहुत अच्छा
ये करके मतलब कि इमेजिनरी क्वेश्चंस बना सकते हैं आप पे कि ये ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा डीपीपी में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कोई भी प्लैनेट, याद करो सैटेलाइट मतलब समझते हो, सैटेलाइट मतलब समझते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, सैटेलाइट पढ़ने से पहले सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एस्केप वेलोसिटी। हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो पहले लिखो एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है सोचना। किसी भी ऑब्जेक्ट को उतनी वेलोसिटी है कि वो सर्कल अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ के बाहर चले जाए। मतलब समझो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, समझने के लिए बता रहा हूं। मान लो तुम अर्थ पे खड़े हो, इतनी वेलोसिटी दे दिया तुमने कि ये अर्थ पे दोबारा लौट के वापस ही ना आए। समझ रहे हो मेरी बात को? अर्थ को छोड़ के कभी अर्थ पे लौट के वापस ना आए। जैसे तुम अभी फेंकते हो तो फिर वापस आ जाता है। थोड़ा और वेलोसिटी बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये कभी वापस आई नहीं। जैसे मान लो मोटा फेंक दिया, गुस्सा आया उठा के फेंक दिया तो गायब, तुम पता चला चांद पे पहुंच गए। तो अब देखो ये कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक प्लेनेट का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्वियस ही बात है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको वहां से निकालना कोई भी चीज को उतना ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे तुम बताओगे? एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग इससे पहले बहुत सारी चीजों को निकाल चुके हैं, तुम बताओ। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये मत समझो कि ये नई चीज पढ़ा रहा हूं, बताओ। तुम कैसे? इंटरेक्शन को रखने प्लस करेंगे एनर्जी, और जब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड प्लस करेगा तो उसका दूसरी हो जाएगा, वो आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसका जो इंटरेक्शन पोटेंशियल वो भी होगा। चलो ठीक है, अब देखना यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, समझना मेरी बात को। बैठे, ठीक है, बहुत हद तक सही है। देखो कोई भी बॉन्डेड सिस्टम होता है, तुम इसमें भी देख लेना। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा, कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर हो रहा है ना। कोई भी बॉन्डेड सिस्टम होगा मतलब एक दूसरे को छोड़ के जुदा नहीं हो पा रहे, इस तरह से समझो। तो वो सिस्टम्स का जो टोटल एनर्जी तुम देखोगे तो वो नेगेटिव में आएगा हमेशा। क्या होगा? नेगेटिव में। किसी भी बॉन्डेड सिस्टम का टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल करो, तुम अपनी मानो, तुम्हारे में टोटल तुम्हारा जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा ना भाई। माइनस जी तुम्हारा मास इंटू अर्थ का मास अपॉन आरई, यही तो लिखोगे, तो वो नेगेटिव में आ रहा है। मतलब ये समझो कभी भी कोई बॉन्डेड सिस्टम है, अगर उसको तुमको इनफाइनाइट में ले जाना है तो उसकी टोटल एनर्जी को जीरो करवा दो। उस सिस्टम उस पर्टिकुलर पार्टिकल की टोटल एनर्जी को जीरो करवा दो। अच्छा, मेरा टोटल एनर्जी कैसे जीरो होगा? तुम खुद सोचो। मेरे पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमको कैसे जीरो करना? मतलब हमको वेलोसिटी दे दो इतनी कि टोटल एनर्जी मेरी जीरो हो जाए। मतलब मेरे पास जितनी नेगेटिव में एनर्जी है उतनी पॉजिटिव में एनर्जी में दे दो, तो हम बाहर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो कुल मिला के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो मतलब क्या है, अब सुन लो अच्छे से समझो, ठीक है? अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, ठीक नहीं, इसको कलर चेंज करते हैं यार, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, रन दो। मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ था। अब आपने इसको क्या दे दी? v वेलोसिटी दे दी। v एस्केप हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं, जिससे एस्केप। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितनी है। अगर मैं इस पॉइंट पे इसको कुछ वेलोसिटी दे दूं तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? मुझे लग रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे। अरे इस पॉइंट पे इसके पास यही दो तो एनर्जी है। अच्छा, तो मैं इन दोनों की वैल्यू लिख रहा हूं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कितनी है? ध्यान से देखोगे तो होगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट बॉडी
अपॉन आर ई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी भी स्केप में लिख रहा हूं भी स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल्स टू, अब ये इसका स्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होती है, फाइनली अर्थ पे कभी ना आए, बहुत ज्यादा दूर चले जाए, मतलब ये इसको तुम इन्फिनिटी पे पहुंचा दो, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पहुंचा दो तो इसका मतलब है उस जगह जाके वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई होगी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई की, अब आर की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये आ गया ना जीरो, तो मतलब ये इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई, तो मतलब मैंने एक बात जो बोली थी कि मेरी टोटल एनर्जी को जीरो करवा दो, मतलब मेरे पास जितनी नेगेटिव एनर्जी है उतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे दो तो मैं बाहर चला जाऊंगा, समझ में आया, तो यही होता है एस्केप वेलोसिटी, तो आया कहां से, एनर्जी कंजर्वेशन से भाई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितनी आपकी नेगेटिव एनर्जी थी उतनी आपने पॉजिटिव एनर्जी दे दी, तो आपका वो ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर चल जाएगा, तो इसी की वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं तो देखो मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्केप की वैल्यू देखो क्या आती है, ध्यान से देखना, 2g me बाई आर ई का अंडर रूट, ये हो गया स्केप वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे तो अर्थ हम लोगों ने लिया, अगर कोई दूसरा प्लेनेट होता तो मास ऑफ दैट, मास और रेडियस ऑफ दैट, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, मास पे, रेडियस पे, अच्छा क्या डेंसिटी पे डिपेंड करती है, भाई ऑब्वियस ही बात है, मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो कई इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बात याद रखना, इस चीज के लिए भी तैयार, तो लिख लो, तो याद रखना escape velocity for any planet 2gm by r, where m is the mass of that planet, r is the radius of that planet, समझ में आया। अब जब अर्थ के लिए जब निकाला गया है तो तुमको पता है कैसे निकालोगे, gme की वैल्यू हम लोगों ने कुछ लिखी थी, क्या लिखा था, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, तो मतलब हम लोग अगर अर्थ की बात करें तो इसके वेलोसिटी लिख सकते हो अंडर रूट 2g आर ई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक, ओके, तो यहां से जब इसकी वैल्यू निकालते हो तो जब जिस किसी को कैलकुलेट करना हो तो कर लेना, ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अगर तुम्हें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी जाए तो तुम अर्थ से बाहर चल जाओगे, समझ में आया, लिख लीजिए, अगर 5 ग्राम मास हम इसकी मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ले जाना है और 50 केजी मास को भी ले जाना है, सेम नहीं देना है, वेलोसिटी इतनी देनी पड़ेगी, मास पे डिपेंड ही तो कहां कर रहा है, मास पे कहां डिपेंड कर रहा है, अब ये समझ में आया नहीं है अर्थ के लिए कैसे लिखा, जी एम ई को लिख दिया जी आर ई स्क्वायर, याद करो लिखवाया था जब सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे थे। अगर क्वेश्चन नहीं बना इस चैप्टर का, बहुत स्लो पर आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं बना तो फिर याद रखना तुम बहुत तेज मारेंगे इस बार। अब कई लोग सोचते हैं सर इस चैप्टर में है क्या, अब तुम समझो कि ग्रेविटेशनल अभी पढ़ा नहीं रहे होते तो तुम गधेरे ही रहते, तुमको दे दिया होता 2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके तो तुम वही फॉर्मूला निकालते, u²/2g, लगाते कि नहीं लगाते, ईमानदारी से बताओ, ऑब्वियस सी बात लगाते ही, वो अभी पढ़ लियो कि ग्रेविटेशनल में ऐसा होता है, जी की वैल्यू चेंज होती है, तो ऑब्वियस सी बात नहीं लगाओगे। तो ये मत समझना है कि तुमने जो 2D में पढ़ा है गलत है, क्योंकि भाई तुम उतनी स्पीड देते ही नहीं थे, 5 मीटर 6 मीटर, तो तुम इस तरीके से देख लो, जब भी अगर तुम्हें u²/2g लगाना है, एक बात समझ लो, u²/2g लगाना है, याद करो जब हम लोग 1D की बात करते थे किसी को u वेलोसिटी ऊपर की ओर देते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट होती थी u²/2g। अच्छा, अगर तुम्हारी h की वैल्यू 500 किलोमीटर से ज्यादा आ जा रही है तो उसका मतलब है क्या, वो फॉर्मूला मत लगा, या सॉरी 10 किलोमीटर से ज्यादा आ जा रही है, क्योंकि याद करो कि हमने 10 किलोमीटर तक g की वैल्यू कांस्टेंट मानी थी, 10 किलोमीटर से मैक्सिमम हाइट ज्यादा आ जा रही है तो तुम मान के चलो कि तुमको फिर एनर्जी कंजर्वेशन से वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक, ये समझ में आया इसके वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। अब अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन बताना, अगर मान लो इसके वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी दे दे तो कितना हाइट अचीव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसके वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे दे
तो वो कितनी दूर तक जाएगा, सोचो इसके बारे में। हाइट पूछ रहा हूं, कितने ऊपर तक जाएगा। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर एस्केप वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी हम दे दें तो कितने दूर तक कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, सोचो। अबे कर लो ना, सब चीज बताना पड़ेगा क्या। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन किससे पूछे, तुम लोग करो। ये मेरी अर्थ है, मेरे से पूछा था, याद आ गया मेरे से क्वेश्चन। मैंने एक ऑब्जेक्ट को 15 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे दी, या इसको ऐसे करो 12 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे दी, तो बताओ इन्फिनिटी में इसका स्पीड क्या होगा, इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा है। अब यही होगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो जब ये अर्थ को छोड़ के बाहर चला जाएगा तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी, कितना। हम तो तुम्हें छोटा वाला मूर्ख समझ रहे थे, तुम तो महामूर्ख हो। कालिदास के भी मतलब परम पूज्य गुरुजी। अबे निकालना पड़ेगा भाई, मैं इसलिए बोला था कम से कम ये भी आंसर देते ना कि सर 11.2 तो खर्च हो गई मतलब इस बाहर जाने में, और बची 0.8, तो वो क्वेश्चन आंसर गलत होता। मैंने ये सोच के दिया था, ये मत कभी कर लेना, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एस्केप चल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब किस वेलोसिटी से गई है ये मुझे नहीं पता, निकाल सकते हो तुम इनफाइनाइट पे v वेलोसिटी मान लो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। u इनिशियल, मतलब कि इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, मान लेना फाइनली v वेलोसिटी होगी इन्फिनिटी पे, टोटल एनर्जी कितनी हो गई है। टोटल एनर्जी तो जी, मतलब अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, -g me इंटू m बाई आर ई प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक। और v की वैल्यू आपको पता है, इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो चुकी है, प्लस मान लेना कि वेलोसिटी वहां पे mv1 स्क्वायर है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये गधेड़ापंती मत कर देना कि 11.2 तो घट गई तो फाइनली वेलोसिटी v हो गई है। अरे सुन लो तुम लोग भी। अबे सुनो, क्वेश्चन ये है, मान लो कि तुम्हें पता है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो मैं ये बोलूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं 12 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे दूं, तो फाइनली जब वो इन्फिनिटी पे चल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। अबे इतने देर से बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि कोई एक ही चीज तो घुमा फिरा के लगा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन से निकालना पड़ेगा इसको, कुछ ऐसा मत करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि मैं 11.2 किलोमीटर से, ये तुम्हारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक। अब तुम किसी ऑब्जेक्ट को 12 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे दो, बैठ जा, 12 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड दे दिए, तो जब वो पृथ्वी से बाहर चल जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी। क्वेश्चन ये भी है, तो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, भरोसा नहीं रहा लेकिन मतलब देखो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, कम से कम 5-6 लाइन, उसके बाद लिख लो। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, from the surface of earth, find the velocity of that object at infinity, मतलब समझे, जब वो स्किप कर गया होगा उस समय की उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो इसका आंसर ये लिख लीजिएगा। कैसे किया मैंने कि यहां पे इसकी टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनली क्या हो गई, फाइनली उसके पास मैंने मान लिया कि फाइनली इंफिनिटी पे जाने पर इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई,
लेकिन तो यहां से V1 की वैल्यू आएगी, समझे मेरी बात को? तो V1 की वैल्यू कैसे आएगी? इस तरीके से आएगी। अब गधेड़ों की तरह ये मत कर देना कि 12 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 11.2 खर्च हो गई, मतलब उसको निकालने में बच गया 0.8, नहीं, ये इस तरीके से कोई मत करना, एनर्जी कंजर्वेशन से निकालिएगा, क्योंकि तुम देखो ना ये स्क्वायर के टर्म में है, कभी ऐसे करके नहीं आएगा। समझ में आया? ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेना कि मान लेना कि इंफिनिटी पे इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अरे भाई जो अभी से जितने देर से कर रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन तुम देखो सभी में एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन चमका। अरे ये जो भी है ये 12 है, समझना 12 है, ऐसा नहीं कि मैं इसकी वैल्यू, अब अर्थ की मास दिया हुआ होगा, रेडियस दिया हुआ होगा, सारी चीज दी हुई रहेगी, ठीक है। हाँ, तो 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है, ये तो याद रखना पड़ेगा। मास वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, रख लो ज्यादा, अगर तुम्हें मन करे तो रख लो, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसमें गलती क्या कर सकते हो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब गलती भी क्या करोगे वो भी तुम्हें नहीं पता। चलो, क्वेश्चन क्या था बताओ? तो क्या लगाओगे? बस v²/2, तो क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी? -g m/r प्लस हाफ। अच्छा, इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है बताओ? इसके वेलोसिटी की वैल्यू होती है, देख लो, 2g me/re का अंडर रूट। अरे ये फॉर्मूला रटना भी है भाई, वो 11.2 मत रट लेना, फॉर्मूला भी रटना है कि इसके वेलोसिटी इज 2 × g me/re, ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको यहां पे क्या लिखोगे? हाफ m v²/2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये h हाइट पे जाके रुक गई है। क्या कहां पे रुकी है? h हाइट पे जाके रुक गई है, मतलब h हाइट से तक गई, ओके। तो मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब हुआ? वहां पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई होगी, मतलब वहां पे जाके आपकी काइनेटिक एनर्जी तो भाई 0 हो गई, लेकिन आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी वो होगी g × me × m/re + h। तो यहां से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। क्या फॉर्मूला से? क्या? अरे सर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दे, जो फार्मूला अबे तू ऐसा ही कर, ठीक ना, तू फार्मूला मत लगा, ठीक। तो इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? बहुत बड़ा आ रहा है सॉल्व करने में। तो इसके vs की वैल्यू लिख दो ना। अरे vs की वैल्यू 2g me/re पुट करो वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारे देखोगे एक्सप्रेशन घट जाएगा। अरे घटेगा कि नहीं घटेगा? चलो निकालो, यहां से निकाल लो h की वैल्यू। अब तुम vs के टर्म में निकालोगे तो भाई अलग बात है ना, vs इतनी होती है तुम्हारी, ठीक। चलो, vs के जगह इसको पुट कर दीजिएगा। re/3 above the earth and 4/3 from the center। हाँ सही है, क्वेश्चन आपका आंसर सही है, चलिए गुड। मतलब तुम ऑफलाइन में पढ़ के और गधेड़े हो गए, मतलब ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछूं, जो तुम्हारे जेन्युइन डाउट आने वाले हैं, जो तुम्हारे जेन्युइन डाउट आने वाले हैं, इसको डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो सारे डाउट तुम लोगों को अभी बता दे रहा हूं। अब फिर दोबारा वही डाउट पूछे तो फिर याद रखना, इसलिए अभी जितने अच्छे से बता रहा हूं सुन लेना अच्छे से। अच्छा, एक क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब मान लो क्या किया हमने, ये अर्थ की सरफेस है, हमने इसे 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री एंगल पे इसको v स्केप दे दिया। क्या ये स्केप करेगा? मैंने क्या किया सुन लो, मैं ऐसे अपना वर्टिकली अपवर्ड ऑब्जेक्ट को नहीं फेंका,
मैंने यहाँ से 37 एंगल बनाते हुए v एस्केप वेलोसिटी दे दी, तो क्या ये एस्केप करेगा? कैसे एस्केप करेगा? एनर्जी का लगाएंगे तो एंगल तो हम डायरेक्शन ही देखेंगे। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो तुम्हारा एंगल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये एस्केप करेगा, लेकिन पैराबोलिक पाथ से एस्केप कर जाएगा। पहले जो तुम फेंक रहे थे वो स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से गया, अब जो तुम कुछ ने एंगल दे दिया है ना, अब जो तुमने एंगल दे दिया है तो वो पैराबोलिक पाथ से एस्केप करेगा, बात याद रखना। समझ में आया? पैराबोलिक पाथ से ये एस्केप करेगा। ठीक है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन भी लिख लेना कि 37 डिग्री एंगल बना के हमने 20 के वेलोसिटी दे दी, तो स्केप तो करेगा। स्केप वेलोसिटी एंगल उंगल पे डिपेंड नहीं करती है क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, लेकिन ये जो स्केप करेगा वो पैराबोलिक पाथ से स्केप कर जाएगा। ठीक है, तो बात याद रखना, यहाँ पे ऐसा में हम लोगों ने नहीं लिखा था कि -g_me m/re प्लस ऑफ हाफ m v स्केप स्क्वायर। यहाँ पे कोई v का कंपोनेंट नहीं आता है, इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो इसका कोई कंपोनेंट हम लोगों ने नहीं लिया था, और असल में कंपोनेंट आना भी नहीं चाहिए। काइनेटिक एनर्जी केस में कभी कंपोनेंट वाला लिए हो कभी आज तक? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको लिख लेना। पहले केस में जो हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहे थे तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ था, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, चलिए, और ये समझ में आया? तो जितने भी डाउट है तुम्हारे साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सैटेलाइट वेलोसिटी, ब्रैकेट में रखना सर्कुलर। सैटेलाइट वेलोसिटी ब्रैकेट में लिखना सर्कुलर, मतलब यहां पे चेक हो जाएगा कि तुम कितना फाकी मारे हो सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हारी सारी मैकेनिक्स काम आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए मैकेनिक्स से क्वेश्चंस जो सब पहले पार्ट पढ़े हो ना उससे कम आते हैं, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस आते हैं। इसलिए तुम देखो काइनेमेटिक्स से गिना चुना क्वेश्चंस आता है कभी कदा, लेकिन एप्लीकेशन हर जगह आता है, देख लो। ठीक, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? तुम बोलो, सैटेलाइट क्या होता है? अच्छा, कितने तरह के सैटेलाइट होते हैं? कौन कौन? मतलब अबे तुम गाँव में रह गए क्या जिंदगी भर? कुछ बातें होते कर भी नहीं किए, मतलब अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट की हो क्या? ठीक है, अच्छा ये जो तुम देखते हो सैटेलाइट 2 तरह का होता है, सही है? कम से कम चोरी करो तो अच्छी ईमानदारी से चोरी करो। नेचुरल सैटेलाइट्स होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है। ठीक है, नेचुरल मून क्या है बे? मून तुम्हारा सैटेलाइट ही तो है, अर्थ का क्या है? सैटेलाइट ही तो है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसे करना सही नहीं होगा। सन का एक तरीके से जो हम लोग ये अर्थ जब जो है इसको प्लैनेट बोलते हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका सैटेलाइट्स ही है। अगर सन को एज अ होल मान लो तो उसके हिसाब से तो सारी चीजें इसके चारों ओर घूम रही है, तो वो उसका सैटेलाइट्स की तरफ बिहेव कर, लेकिन उसके लिए सैटेलाइट्स का यूज नहीं करते हम लोग, उसको प्लैनेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट्स क्या होती है? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से रिवॉल्व करती है। अच्छा, कितनी हाइट पे होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूज लेना चाहते हो। बहुत तरह की सैटेलाइट्स होती है। अब सैटेलाइट्स का यूज क्या क्या होता है ध्यान से सुन लो। ब्रॉडकास्टिंग जो करती हो तुम, ब्रॉडकास्टिंग मतलब समझते हो? ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो टेलीविजन से जो ये सब चीजें दिया जाता है। ठीक है, फिर इतने सारे जो सैटेलाइट्स का बहुत वेदर कास्टिंग सैटेलाइट्स होते हैं, फिर जाके आपका तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, फिर जो डिफेंस पर्पस के लिए जो तुम्हारा क्लियर इमेजिंग दिखाए वो सब के लिए सैटेलाइट्स होते हैं। तो सैटेलाइट्स का बहुत सारा काम है। तो सैटेलाइट्स क्या होता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसमें बहुत सारे हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं जो कि हमें काम करता है। अब जैसे तुम लोग बात करोगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा वहां सैटेलाइट्स का यूज आएगा। सैटेलाइट्स क्या होता है? यहां से तुम मैसेज भेजे, सिग्नल भेजे, अब वहां पे वो रिसीव किया और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया।
क्यों? क्योंकि तुम खुद देखो ना, टावर को ऊंचाई में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सिग्नल्स को ज्यादा एरिया तक कवर करवा सके। ठीक है, अब कोई चीज सैटेलाइट का मतलब क्या होगा? यहां से मान लो कि कम से कम 400 500 कम से कम 1000 किलोमीटर ऊंचा, वो तुमको दिख नहीं रहा है, 1000 किलोमीटर ऊंचे में अर्थ का चारों ओर चक्कर लगा है। तो एक बात बोलो, उसके लिए बहुत, वो अर्थ का बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। तो अभी हम लोग बात भी करेंगे कितना ब्रॉडकास्टिंग एरिया होता है, सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि सैटेलाइट्स क्या होता है, इसका क्या काम होता है अर्थ के चारों ओर। अब हम लोग बात करने वाले हैं सैटेलाइट्स की वेलोसिटी क्या होती है। अब देखना, इतनी ऊंचाई पे तुम चल जाओगे तो एयर है क्या? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या एयर है भी तो उसका एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल लगता है। तो इसके कारण जो एक बार तुम उसको वेलोसिटी दे देते हो ना, वो कंटिन्यूअसली वही रहता है, उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो देखो सैटेलाइट्स होता क्या है कि ये समझिए कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये आपकी सैटेलाइट्स, जैसे मून हो गया। ठीक, ठीक है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्या मतलब क्या? नहीं, रन दो, ये आपके मून है, ये आपका ये। ठीक है, अब हम इसका वेलोसिटी निकालने चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, तो अब ध्यान से बोलो कि इसका वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, सोच के हो। तुम कौन बताएगा? हाँ, तुम तभी बहुत चिल्ला रहे हो, खराब। इसका वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे? अबे तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया, तो सर्कुलर मोशन में भी एनर्जी का। अच्छा, रट लियो। अबे आया कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ ना तुमसे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या खाओगे सर? एनर्जी कंजर्वेशन। और रोटी वोटी अच्छा मिल रहा है ना? अच्छा, अभी भी लकड़ी उकड़ी लेके ठेलना पड़ता है? लाठी उठी लेके कौन उसका हेल्प करता है, बता? अच्छा चलो देखो, अच्छा इसमें एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की ओर एक फोर्स होना चाहिए, और यहाँ पे सेंटर की ओर कौन फोर्स प्रोवाइड कराएगा? अब ग्रेविटेशनल फोर्स भाई। चलो इसका मास मान लेते हैं m, इसका मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं me। कोई प्लेनेट होता तो दूसरा मास हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो आपका जिस रेडियस पे ऑर्बिट कर रहा है वो r है, ये लेकिन r जो है रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये r है। तो एक बात बताओ, ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, अंदर की ओर लगा रहा होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? मुझे लग रहा है कि ऑब्वियस बात, अगर कोई भी चीज v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो हाफ mv² शुड बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स के बराबर। अरे होगा कि नहीं होगा? और वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ग्रेविटेशन, और वो हो जाएगा g me इंटू m बाई r²। अरे ठीक है, अरे वे पगला उला गए हो क्या? अरे अच्छा हाँ, mv² बाई r, सॉरी mv² बाई r। ठीक ठीक, अब ठीक है, v ऑर्बिटल इसको o लिख लो, v ऑर्बिटल लिख लो। तो मैं अगर बोलूं तो mv² बाई r शुड बी इक्वल्स टू m सेंटीपिटल फोर्स, तो वही चीज मैंने लिखा। तो यहां से v ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ये आ जाएगी m से m कैंसिल, g me अपॉन r। याद रखिएगा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, नोट कर लो इसको। विवेक और सागर हेल्प करते हैं दिवा की खाने में। चलो बढ़िया, लिख लो। तुम लोग सोच रहे होगे ना बहुत टॉर्चर करता है ये, एक बार घर जाने दो, गड़िया आएंगे। अच्छा, किसको गड़ियात कर, मतलब किसी को जरूर गड़ियात कर।
दीवा तो पक्के सोचता होगा, बहुत तो तुम लट्ठी लट्ठी लेके हमको बोले हो, मिल जाओ बाहर लट्ठी है लेके मारेंगे। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले भी सोचते हैं बढ़िया कि नहीं कि नहीं, तो बहुत के टॉर्चर करता है। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई भी चीज ऐसे ही ग्रेविटी मतलब कि एक सर्कल में नहीं घूम सकता, उसके लिए कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। बिना वेलोसिटी के कैसे कोई भी चीज सर्कल में घूम सकता है? ठीक है, तो मतलब ये समझो कि सैटेलाइट्स को हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से स्केप कराते हैं, उसके बाद कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे देते हैं, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो घूमता रहता है, जिस कारण से एक तरीके से बोलो फोर्स बैलेंसिंग होती रहती है, और उस कारण से वो अपना सर्कुलर ऑर्बिट एक तरीके से मेंटेन रख पाता है। अगर यहाँ पे एनर्जी लॉस होने लगे, होता है थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है, लेकिन होता क्या है कि उस एनर्जी लॉस को हम लोग ओवरकम कर देते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स को चलाते रहने के लिए तुम्हें पता है कि एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, सोलर एनर्जी से आता है। तो तुम देखोगे सैटेलाइट्स ऐसे करके तुम्हें दिखता होगा, ऐसे करके दिखता है कि नहीं? ये क्या होती है? ये आपका सोलर पैनल्स होती है। असल में इतना छुटकू सा सैटेलाइट्स होता है, समझ में आ रहा है? तो ये सैटेलाइट्स इस तरीके होते हैं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे सैटेलाइट्स भी आने लग गए, ठीक है, जिसमें कि बहुत छोटा साइज भी होता है इसका। तो ये बात याद रखिएगा, सैटेलाइट्स इस तरीके से, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये आर क्या, ये बात याद रखना, दिस इज नॉट अर्थ रेडियस, दिस इज द ऑर्बिटल, मतलब कि ऑर्बिट का रेडियस है, ये ऑर्बिट का रेडियस है। अच्छा, इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं क्या? सोचना थोड़ा सा, जी एम ई को क्या लिख सकते हैं? जी आर ई स्क्वायर। तो देखो कुछ और दिखेगा, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्बिटल स्पीड, मतलब कोई भी एक ऑर्बिट है तो उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे, मतलब कि 10,000 किलोमीटर पे कोई अगर सैटेलाइट, अगर 10,000 रेडियस, मतलब एक तरीके से बोलो 10,000 रेडियस वाले ऑर्बिट पे अगर किसी सैटेलाइट्स को घुमाना है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, उससे थोड़ा से भी ज्यादा थोड़ा से भी कम होगा तो उसकी भी रेडियस चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो एक बात बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या लिखा? जी एम ई। अच्छा, अगर यही कोई दूसरे प्लेनेट के लिए बोलता तो मास ऑफ दैट प्लेनेट। अच्छा, आर क्या है आपका? ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट रेडियस का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, जी एम ई को क्या लिख सकते हैं? जी, ये अर्थ के लिए लिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई का अंडर रूट। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक, इसको नोट कर लो। तो कहीं कहीं ये भी यूज हो जाता है, तो ये याद रखिए। तो ये अर्थ के लिए मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली हमारा क्वेश्चंस अर्थ पे ही आएगा, इसलिए हम लोग इसी से डील करेंगे, ठीक। ये पता चल गया सैटेलाइट्स। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नहीं करेगा। वो एस्केप हो गया, फिर भी एक्सेलरेशन में कहाँ एस्केप हो गया भाई? मतलब ऑर्बिट में जो है तो फंसा हुआ है ना। अभी बात करेंगे, पहले ये समझ में आया? मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, समझ में आया? अच्छा, अब मान लो तुमसे एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। हम लोगों ने तो एस्केप वेलोसिटी देखा आर ई के टर्म में, अब वही एस्केप वेलोसिटी में कौन नोट करवाना था, मैं भूल गया। अब एक बात बताओ, तुम यहां से आर डिस्टेंस पे चले गए, आर डिस्टेंस पे चले गए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि तुम सेंटर से आर डिस्टेंस पे हो, अब आर ई पे नहीं हो, सरफेस पे नहीं हो, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी भी देना है, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? वही कैलकुलेट करोगे तो मुझे लग रहा है वी एस्केप यहां से आएगा 2g me बाई आर का अंडर रूट। लेकिन आर कौन सा हो जाएगा? अर्थ के सेंटर से। यहां पे आर अगर आप सरफेस से देख रहे हो तो रेडियस ऑफ, ये जो आर हो जाएगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। अगर आप किसी आर डिस्टेंस से देख रहे हो तो वहां का आर हो जाएगा। तो ये चीज नोट कर लेना है, इसके वेलोसिटी में निकाल के देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां से निकाल लेना, टोटल एनर्जी को जीरो करवा दोगे, तो इस पॉइंट से करवाओगे तो यही आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको भी लिख लेना वहां पे। वो तो मैंने, देखो ये वो याद रखो कि वो मेरा स्पेशल केस था कि अगर हम लोग सरफेस से एस्केप करवाए तो यहाँ पे आर ई आ रहा था,
अगर हम r डिस्टेंस से स्केप करवाते तो क्या आता? तो मॉल लॉजिकल फॉर्मूला मुझे लग रहा है ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये फॉर्मूला आप एक तरीके से अगर रटिएगा भी तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केप करवाए तो उसकी वैल्यू ये हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू ये फॉर्मूला रटिएगा। लेकिन वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट पॉइंट। अर्थ का सेंटर से वो उस पॉइंट की दूरी है। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अगर हम लोग इसी हिसाब से देखें, अब ध्यान से सुनना, इसके वेलोसिटी की क्या वैल्यू आई? देखो ध्यान से देखो, किसी पॉइंट r से, मतलब कि मैं अर्थ के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे चला गया तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू आई 2g_me/r। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या वैल्यू आई? ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इसके वेलोसिटी आई थिंक √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। अब ध्यान से सुनना, होता क्या? मान लो तुम अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर हो, अब तुम इसको वेलोसिटी देते जाओ, वेलोसिटी दे चल, पहले फेंकोगे इस तरीके से r डिस्टेंस। अब ये r कितना है मुझे नहीं पता, हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो। अगर तुम इतनी वेलोसिटी दे दिए, मतलब अगर तुम इतनी वेलोसिटी दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है एक सर्कुलर पाथ पे फॉलो करेगा, अब ये घूमता रह जाएगा। इससे कम दिए तो उस पे बात हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि क्या होगा। लेकिन अगर इस और किसी पॉइंट से इसके किसी पॉइंट पे अगर तुम अर्थ के हाइट पे चले जाओ, किसी पॉइंट पे अगर जो उस पॉइंट का ऑर्बिटल वेलोसिटी होना चाहिए उससे √2 टाइम वेलोसिटी अगर तुमने दे दी तो वो ऑब्जेक्ट वहां से स्किप कर जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी एक हाइट पे गए, वहां की उस हाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ होगी, मतलब वो वेलोसिटी अगर दे दोगे तो वो उसी ऑर्बिट पे घूमता रहेगा। अगर उससे √2 टाइम्स वेलोसिटी तुमने दे दी तो उस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट स्किप कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ यही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहा भी जाता है कि स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ पॉइंट इज, किसी भी एक पॉइंट से स्केप वेलोसिटी जो होती है वो √2 टाइम्स ऑफ क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ये बात समझना भी जरूरी है कि भाई अब हर जगह के, अब समझना किसी भी पॉइंट के लिए अगर तुम्हारा स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन देखो तो √2 टाइम्स का आएगा। समझ रहे हो? लेकिन वो पॉइंट फिक्स होना चाहिए, उसी पॉइंट को ओनली कंपेयर करना। ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा है। देखो पता है मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इसमें से कितने लोग हैं मतलब एवेंजर के? सच बताना, कितनों को समझ में आया? सच बताना, आ रहा है? तुम तो ये सब एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, ना तो सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, एनर्जी वर्क पावर एनर्जी तो पढ़े नहीं हो। तो मुझे बस तुम ही लोग का डर है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे 11th वालों को तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, एक बार हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा भी उनको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया? ठीक, ओके। escape velocity लिख लेना, एट एनी पॉइंट r orbital velocity is √2 times of escape velocity। बैठ जा, बैठ, तू भी बैठ जा। ठीक है, is √2 times of at any point r, r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू या प्लैनेट सेंटर टू डेट पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट r सैटेलाइट स्पीड, सैटेलाइट वेलोसिटी कहना ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं होगा, स्पीड ही बोल लो, और सैटेलाइट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। मतलब किसी भी पॉइंट से, अच्छा हाँ उल्टा बोल दिए, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें, अब सुनना, अगर हम लोग बात करें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सैटेलाइट इसके चारों ओर घूम रहा है,
ठीक है, v वेलोसिटी मतलब v सैटेलाइट वेलोसिटी से ये एस्केप नहीं, v ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये घूम रहा है। तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या लिखिएगा? टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई r अपॉन, देख लो क्या आता है यहां से, निकाल के देखो। अरे यही तो होगा ना टाइम पीरियड, टोटल देख लो अपॉन बी, यही तो होगा टाइम पीरियड। तो यहां से जब निकालोगे तो क्या आता है बताओ? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या लिखोगे? जी एम ई बाई आर, हाँ तो यहां पे लिखोगे आर क्यूब बाई जी एम ई, यही आएगा क्या? यही आएगा ना? लिख लो इसको भी। अबे ये समझ में तो आ रहा है ना टाइम पीरियड क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो लिख लो इसको। तो यहां से मुझे एक बात पता चली, देखो यही बाद में चल के हम लोग पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ, यही बाद में चल के हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया, यही बोल रहे थे क्या? चलो स्मॉल आर लिख लो। तो यही बाद में हम लोग जाके पढ़ेंगे इसको, कैपलर्स लॉ। यही होगा ना भाई? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये नोट कर लो, बाद में इसी को हम लोग बोलेंगे कैपलर्स लॉ। अच्छा अब निकाल के दिखाओ कि सैटेलाइट्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मतलब हम सैटेलाइट्स के बारे में सब कुछ देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि सैटेलाइट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि सैटेलाइट वेलोसिटी जो किसी पॉइंट आर की, अगर कोई अगर आर डिस्टेंस पे चले जाए अर्थ के सेंटर से, तो वहां की जो सैटेलाइट वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने तो देख लिया, जी एम बाई आर। वो जो होती है एस्केप वेलोसिटी का 1/√2 टाइम्स होती है, या इस तरीके से बोल लो एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है, ठीक है। बात एक ही है। अब हम लोग बात करें कि अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में अर्थ को इसको कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई r बाई v, जिस v वेलोसिटी से घूम रहा है, या v ऑर्बिटल बोल सकते हो, और v ऑर्बिटल की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल रखी है। अच्छा ये जो सैटेलाइट घूम रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हेडिंग डालो काइनेटिक, सब हेडिंग है ये, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पहले क्या लिखा? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, पहले लिखा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, दूसरा लिखा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये सब टॉपिक्स है, सैटेलाइट्स के बारे में ही सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो देखो तीसरा सब टॉपिक हम लोग लिखेंगे। पहला लिख लेना ऑर्बिटल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने कहा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तीसरा हम लोग लिखेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैसे निकाल, इसको लिख सकते हो ना? तो यहीं पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या होता है? हाफ एम बी नॉट का स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखो, बताओ क्या लिखोगे? मुझे लग रहा है ये इतना आएगा, देखो निकाल के देख लो, यही आएगा, पहले ही बता रहा हूं, निकालो। अबे बी की वैल्यू पुट कर देना, यही आ जाएगा, यही आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होगी वो होगी जी एम ई इंटू एम बाई आर ई बाई आर 2r। अच्छा आर क्या है भाई? डिस्टेंस। अच्छा सॉरी स्मॉल आर करो, फिर गलती करोगे, स्मॉल आर, ठीक है। ओके ये आया। काइनेटिक एनर्जी निकालिए, बताओ पोटेंशियल इंटरेक्शन वहां के पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो लिखो, सब टॉपिक लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये काइनेटिक एनर्जी लिख चुकी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बताओ? वो हो जाएगी -g m ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो तीसरा टॉपिक, इसके बाद का सब टॉपिक लिखना टोटल एनर्जी। तो दोनों को जोड़ दो भाई, टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कुछ होगी ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, अभी काइनेटिक एनर्जी निकाल रखा था। मुझे लग रहा है टोटल एनर्जी आ जाएगी -g m e इंटू m बाई 2r,
हाँ यस सर। समझ में आया? अब ऐसा ही है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दिए ना, छोटी छोटी चीजें हैं। चलो अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, ध्यान से देखना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। यस सर। या ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बाई 2। तो तीनों लिख लेना। अबे मैग्नीट्यूड ले लिया भाई, ठीक है लिखो। तो देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव आई कि नहीं आई? अगर ये दोनों सिस्टम बॉन्डेड है तो बताओ टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी क्या? मैंने बोला था ना कोई भी सिस्टम बॉन्डेड होगा मतलब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इतना ज्यादा प्यार है कि दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो बताओ तो टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव में होगी। अच्छा अब अगर एक बात बोले कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितनी एनर्जी दे दे कि वो एस्केप कर जाए? इतना ही पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी अर्थ के किसी पॉइंट से अगर तुमको एस्केप करवाना है तो उसकी टोटल एनर्जी को 0 करवा दो, ये याद रखना। तो मतलब अगर बोल दिया जाए कि कितनी एनर्जी और दे कि ये यहां से एस्केप कर जाए, मतलब ऐसे करके मान लो एक क्वेश्चन दे देता कि हमारी एक सैटेलाइट है वो घूम रही है रेडियस पे है, इस तरीके से घूम रही है, अब उसको कितनी एनर्जी दे या कितनी वेलोसिटी दे दे कि वो उस पॉइंट से एस्केप कर जाए। तो भाई टोटल एनर्जी तुम्हें पता है ना, फिर वहां से आप तो वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से तुमको देखो बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटीज तुम्हें मैंने वीडियो के मतलब लेक्चर्स के दौरान ही तुम्हें बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, नोट कर लो जो लिखना होगा। अच्छा ये लिख लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? कौन बताएगा? रुको तुम्ही से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? तुमरे पढ़े ही नहीं है, बोलो बोलो बोलो। ये नहीं पढ़े। हाँ बोलिए आप ही। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाता है? नेट टॉर्क 0 होगा। अच्छा ठीक है, नेट टॉर्क 0, टाउ नेट 0, ठीक। क्या इसमें नेट टॉर्क 0 हो रहा है? कहीं नहीं जुड़ा हो रहा है भाई, किसी पॉइंट के लगाओ, सेंटर के अबाउट लगाओ, तो सेंटर से ही तो फोर्स पास हो रही है, तो नेट टॉर्क 0 है कि नहीं? अबे नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं? जब नेट टॉर्क इस सिस्टम पे 0, इन दोनों सिस्टम माने हो, तो क्या इन दोनों पे नेट टॉर्क 0 है? क्यों नहीं लगेगा? समझ में आया? देख लो। नहीं नहीं अभी रहो तो उधर, तुम बैठ जाओ। फोर्स इधर से ही पास हो रही है, अगर तुम इसके बाद टॉर्क लगाओ तो बी है 0। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ लोगे ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0, तो टॉर्क भी 0। अब यहाँ पे चल जाओ तो उसमें भी तो फोर्स वही है, फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में क्या होगा? 0। तो कहीं किसी भी पॉइंट के अबाउट यहां से लगा लो या यहां से लगा लो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से भी आप लगा सकते हो या यहां से। मतलब ये याद रखो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अर्थ के सेंटर से अगर आप लगाते हो तो वो हमेशा कंजर्व होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि जिस पॉइंट के अबाउट आपका नेट टॉर्क 0, उस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? रोटेशन अभी और पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा ये चीज। समझ रहे हो? तो थोड़ा थोड़ा चीजें ये बात याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, कितने गधेड़े को भी पता चला? हाँ दिवा, गधा जैसे नाम लेते सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा याद आता। चलो ना, इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वो पढ़ा दिया गया ना, पढ़ा दिया गया ना? फेंक दिए जाओगे अभी बाहर, पढ़ा दिया गया ना? अच्छा बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, बस इतना बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायग्राम याद है, बता नहीं पाए। अच्छा
बना के दिखा दे। अरे बोल एक बार। नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम का कंडीशन। इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट होता है? नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अब यहां से बात होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, बताया गया होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए तुम गधेरे यही वाला ऑप्शन देख रहे थे, हाँ सर ये यही देख रहे थे ना, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज, तो ये कोई सोचो यहाँ पे नेट फोर्स 0 तो है, नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है, लेकिन देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। समझ रहे हो? एक ही रेफरेंस से चले जाओ तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम हो जाएगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बस ऐसे ही पूछ दिया, क्योंकि फिर तुम लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज वहां बताना पड़ेगा। तो याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहला तो कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम पे तो हो गया। अब कैसा इक्विलिब्रियम होता है? दो तरह के, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या नेगेटिव में होगी। समझ में आया? ठीक, जिसको लिखना होगा लिख लेना, बाद में काम देगा, हर जगह काम देगा। लिखाया गया होगा आई थिंक, बताया गया होगा ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। फिर भी गधेरे याद नहीं करते हैं और डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो फिर भी हो जाओगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये बात याद है। यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा हमारा? ठीक है, क्या पढ़ा रहे हो? मैकेनिक्स पढ़ा के दिमाग खराब ऐसे ही हो गया था, अभी फिर मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए बोला था ना कि ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हारी पूरी मैकेनिक्स खरीद लेगा तुमसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खरीद लेगा, उसके बाद आगे चल के तुम ध्यान मत देना, अभी आगे चल के और भी काम आएगा। क्या? मॉडर्न फिजिक्स भी। हाँ, तो अब आधे लोग सोच रहे होंगे छोड़ देते हैं। एक और पक्का एनर्जी कंजर्वेशन पे आएगा। मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास से, एक वर्क पावर एनर्जी से, एक रोटेशन से आएगा। हाँ, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता। अगर मैं 25 के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ एनएलएम से आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएगा ही, प्रोबेबिलिटी कम है। आ जाता है आजकल तो आ रहा है। मतलब मेन तुम्हारा टॉपिक से सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन। तुम्हारे में तो 45 क्वेश्चन हर से आता है। दो 25 के हिसाब से 2। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये देख लिया ना, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर। अब देखो ये बात याद रखना, एनएलएम, फ्रिक्शन और सर्कुलर मिला के एक आएगा, 3 चैप्टर मिला के एक आएगा। 25 के हिसाब से बता रहा हूं, अगर 30 कर दिया जाएगा तब एक एक आ जाएगा। तो हाँ 30 अगर इस बार हो जाता है तो हाँ 30 ही है ना, तो फिर तुम्हारे मान लो कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन। हाँ जा, चलो ठीक है। अब ये समझ में आया, ये लिख लिया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, यही होता है ना। अब एंगुलर मोमेंटम यही होता है। अच्छा, m की वैल्यू पता है तुम्हें? अच्छा, जी v किसका? वही ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अरे ठीक है, हम लोग वही की बात कर रहे हैं। तो v ऑफ ऑर्बिटल इंटू r कौन सा? जो उसकी रेडियस है, अरे जो उस ऑर्बिट की रेडियस है। तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? g me बाई r इंटू r। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया बताओ? m। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट का कांस्टेंट हो गया कि नहीं? अगर r डिस्टेंस पे चले गए बताओ तो वो r पे डिपेंड कर रहा है। m फिक्स है, g फिक्स है, m फिक्स है और r भी फिक्स है। तो भाई एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट ही हो गया ना। तो कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो लिखो। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r होता है। r क्या है भाई? उस ऑर्बिट का रेडियस
समझ रहे हो? तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के का अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहां दिख भी रहा होगा, ठीक है? तो ये भी लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात बताना, क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? पहले वेलोसिटी देखी, तो ध्यान से सुनते जाओ, मुझे भी याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। जैसे देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट जी एम बाई आर। आर इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है? यानी सेंटर से उस पॉइंट तक के बीच की दूरी, ठीक है? ये पहला हो गया। दूसरा क्या बताया? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, ठीक है? ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। थर्ड वाला क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जी एम ई इंटू एम बाई 2r, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी भी इसका बस नेगेटिव के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका? 2 टाइम्स। समझ में आया? विथ नेगेटिव साइन, ठीक है? ये मुझे पता चला। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, तो इसको डायरेक्टली लिख दो एम इंटू जी इंटू एम ई इंटू आर का अंडर रूट। समझ में आया? तो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे फॉर्मूले पता है, तो बताओ अगर रेडियस को बढ़ाया जाए, मतलब कि ऑर्बिटल रेडियस को बढ़ाया जाए, तो क्या क्या चीजें बढ़ेगी, क्या क्या चीजें घटेगी? एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, अबे नेगेटिव में था भाई, -2 बढ़ा कि -3 बढ़ा? तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ना भाई। चल यही गलती करके आते हैं, चलो लिख लो इसको। ठीक है, अभी छोड़े कहाँ हैं? कितने? आप बोल के 1.5 घंटे क्लास नहीं लेंगे। हम तो चाह रहे हैं, लेकिन तुम लोग करने से। सर कल आराम से करेंगे। हाँ ओके, एक लेक्चर का बता, 1.5 घंटे बचा हुआ है। लिख लो, लिख लो, एक पॉइंट लिख लेना जो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा था, तो लिख लो। ड्यू टू नो लॉस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, total energy of planet plus satellites, total energy of planet plus satellite is negative, planet plus satellite is negative, is negative, so they are bonded system, so they are bonded system and also स्टेबल सिस्टम। बॉन्डेड सिस्टम को कई जगह स्टेबल सिस्टम से भी बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके से स्टेबल है। तुम्हें पता होगा कि कोई भी सिस्टम की एनर्जी जितनी नेगेटिव होती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर दो सिस्टम है, अच्छा अब कल हम लोग क्या क्या देखने वाले, ध्यान से सुनना। अब इसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अब मतलब इसी में थोड़ा सा एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब जैसे हमारा होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। क्या होता है? बाइनरी स्टार सिस्टम। सुने होंगे, जो लोग यूनिवर्स को फॉलो करते होंगे तो वो देखते होंगे। तो बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है बता देता हूं। कुल मिला प्योर आपकी क्या है, अब होता क्या है कि दो स्टार्स मान लो कि है, अब ये क्या होती है कि दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। ठीक है, दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। मान लो जैसे मान लो कि इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो ऐसे करके रोटेट करता रहेगा। ये दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाद, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके बाद रोटेट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब खुद सोचना, फोर्स बैलेंस सारी चीजें होनी चाहिए, क्यों होगा। अब और ये जो रोटेट करेगा ना, ये बात याद रखना, दोनों हमेशा एक दूसरे का अपोजिट एंड में रहेगा। क्यों? क्योंकि सोचो ना, अगर इसको घूमने के लिए नेट फोर्स अंदर की ओर होना चाहिए, वो अंदर कौन प्रोवाइड करेगा, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी घूमने के लिए एक फोर्स अंदर की ओर होना चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इन दोनों के। तो यानी ये जो घूमेगा ऐसे करके घूमेगा,
जैसे मान लो कि एक ये आपका यहाँ पे एक सैटेलाइट है और एक यहाँ पे, सैटेलाइट बोल दो या स्टार बोल दो, तो ये ऐसे करके घूमेगा, समझ रहे हो? तो ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है और ये इसके अबाउट घूम रहा है, समझ रहे हो? ऐसा करके देख लो, ठीक है? इस तरीके से, मतलब ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट एंड में होंगे। क्यों होगा? लॉजिकल है। अगर नहीं होगा, मान लो इस पॉइंट पे ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो भाई इसका जो नेट फोर्स है ये तो इधर आ गया ना, सेंटर के अबाउट रहा कहाँ, तो कैसे एक सर्कुलर मोशन फॉलो होगा? तो अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बाइनरी स्टार सिस्टम्स क्या होते हैं। समझ में आया? तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये तुम्हारे मेंस में तो नहीं आएगा, एडवांस के लिए जरूरी है, ठीक है? हाँ, नीट वालों के लिए भी नहीं आएगा। चलो इसको लास्ट में डिस्कस कर देंगे, उसके लिए यहीं पर जगह छोड़ देना। बाइनरी स्टार सिस्टम जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला रहेगा तो इसको मुझे याद दिला देना, बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में सर आपने बताया था। और इसको सॉल्व कैसे करोगे सुन लो, दोनों का ओमेगा पहले सेम करा देना, दोनों का ओमेगा सेम होगा। पहला इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, मान लेना दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, तो उसका कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा वो तुम लोग को निकालना पड़ेगा। अच्छा, इस पे जो फोर्स लगेगा और इसकी जो वेलोसिटी भी होगी वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे को बैलेंस करेगी। तो सारी इक्वेशंस निकालना, सब कुछ आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो बाइनरी स्टार सिस्टम का थोड़ा सा आधा पेज के आसपास छोड़ देना और वो सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है? बाइनरी स्टार सिस्टम, ओके, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं क्लास, और कल तुम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सुन लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ईमानदारी से जाके कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तुम्हें जैसे इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन का बताया गया था, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव वन ईमानदारी से, और न्यूमेरिकल टाइप्स में 6 या 7 क्वेश्चन है मात्र, जानबूझ के कम दिया था, 6 या 7 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 40-50 क्वेश्चन के आसपास होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको कर लेना। उसके बाद सरफेस टेंशन का भी दे दूंगा, उसके बाद ग्रेविटेशन का भी दे देगा। अगर टाइम मिल रहा है तो उसका यूटिलाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। अच्छा, दे देंगे, ठीक है? चलो, नीट का एक भेज चुके हैं ना, हीट 1 का भेज चुके हैं, उसमें 3 चैप्टर कंबाइन होंगे, याद रखना। थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और रेडिएशन हीट ट्रांसफर सब है। चलिए, थैंक यू।